फूड एवं कंज्यूमर अफेयर एक ऐसा मंत्रालय है जहां हर मामले जुड़े जाते हैं, चाहे मिलावट का मामला हो, जमाखोरी का मामला हो या कहें कि कीमतों का मामला हो। हर आदमी का जुड़ाव उस मंत्रालय से है। आज हम पूछेंगे कि देश में मिलावट को रोकने का क्या उपाय हैं, जमाखोरी रोकने के क्या उपाय हैं। इस मंत्रालय के राज्य मंत्री सी आर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। चौधरी साहब, आज उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर। क्या लगता है कि उपभोक्ता किंग है अभी? बिल्कुल सही है। आज 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया हुआ था, उसके पश्चात उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए थे। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं की हेल्प के लिए क्वासी जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया गया था। डिस्ट्रिक्ट फोरा, इसी प्रकार से स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये सारे उनको हितों का रक्षार्थ के लिए हैं जी। इनमें यहाँ कोई भी उपभोक्ता जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है कि इस प्रकार की जो मुझे वस्तु मिली है वो नॉट अप टू द मार्क, या वो सही ढंग से मैन्युफैक्चर नहीं, या उसमें कोई गुणवत्ता में कसर है, तो ये सारी बातें कर सकते हैं। और आज भी हम, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कंज्यूमर इज ए किंग, कंज्यूमर इज द किंग। सबसे बड़ा सवाल जो उपभोक्ताओं के लिए कीमत तय होती है, क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि मुझे कभी लगता है और आम आदमी को भी लगता है कि जो उत्पादक है अपनी कीमत खुद तय कर लेता हो, साबुन जितने में चाहे बेचे, सर्फ जितने में चाहे बेचे। ये क्या प्रक्रिया है, कैसे तय होता है और सरकार कैसे निगरानी करती है? एक्चुअल में हालांकि हमारा एक्चुअल डिपार्टमेंट करीब 23 आइटम्स को ध्यान में रखता है, उसमें साबुन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी वस्तु की कीमत जो है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती है प्लस उसमें अपना जो बेनिफिट है जोड़ करके ही तय करते हैं। यदि कोई भी कंपनी अपनी वस्तु की ज़्यादा कीमतें करेंगी तो बाज़ार में दूसरी कंपनियों के माल भी आ रहे हैं, एक से एक अच्छी कंपनीज हैं, तो कंपटीशन के आधार पे भी मूल्य निर्धारित होते हैं। यदि कोई एक कंपनी ज़्यादा मूल्य निर्धारित करती है, दूसरी का माल ज़्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है स्वेच्छा से ज़्यादा मूल्य तय करना, ये तो नहीं हो सकता। सरकार का किस हद तक नियंत्रण है? एक तो कंपटीशन की बात हो गई, दूसरी बात है सरकार के नियंत्रण की बात हो गई। सरकार में एक्चुअल में जो चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, यदि वो उपभोक्ता के बाहर हो रही हो तब तो सरकार का दखलंदाजी होती है। जहाँ तक विलासिता की वस्तु हैं या और किसी प्रकार की वस्तु हैं, वो कंपटीशन से और प्रोडक्शन और डिमांड के आधार पे मूल्य निर्धारण। बात करेंगे खाद्य वस्तुओं की, उनके मूल्य में एकरूपता नहीं, अलग अलग ब्रांड की कंपनियां बनाती हैं, गुणवत्ता एक ही होती है, लेकिन 25 से 50%, कई जगह तो दोगुने का अंतर है। कैसे उपभोक्ता कैसे समझे कि कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सी अच्छी? इस पर सरकार क्या कोई नियंत्रण रख सकती है? नहीं, जहाँ तक उपभोक्ता के जो कंजम्पशन की खाद्य वस्तुएँ हैं या खाद्य आइटम्स हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से हमारा प्रभाव है, और विशेष रूप से अनाज जी। जैसे आज की तारीख में 2/3 जनसंख्या भारत की हाईली सब्सिडाइज, बहुत कम दरों, बहुत सब्सिडी के आधार पे 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये में आपके मोटे अनाज खरीदने दिए जाते हैं जरिए फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स का लाने का ही मतलब ये था कि यदि बाज़ार में मूल्य बहुत ज़्यादा जा रहा हो, फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए जो गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराना। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके जवाब से, सरकार ये कहना चाहती है कि हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हम ऑप्शन देंगे कि आप वहाँ ना जाओ, हमारे पास आओ, हम आपके सस्ते दाम पे, सही दाम पे चीज़ों को देंगे। एक्चुअल में नियंत्रण से तात्पर्य, यदि ज़्यादा नियंत्रण करते हैं तो लोग कहते हैं इंस्पेक्टर राज आ गया या और कोई किसी प्रकार के सरकार पे आरोप लगते हैं। तो हमारा ये था कि उसके कंपटीशन के अंदर यदि कोई वस्तु का भाव बहुत, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके भाव कोई बढ़ा रहे हैं मार्केट में, तो उसकी तुलना में हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे दालों के भाव थे, जी जी, एकदम दालों के भाव ज़्यादा हुए तो सरकार ने बाहर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किया, आयात किया। इसी प्रकार से यहाँ MSP प्राइस पे खरीदा जा रहा है दालों को। अभी अप्रैल से अक्टूबर तक देखें तो 27.5 लाख टन दाल इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन दाल की कीमतें अभी भी काबू में नहीं है, बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के खरीद नहीं पा रहा है दाल। नहीं, आपका कहना एक दाल के लिए उचित है, वो है चने की दाल। बाकी दालों के भाव आप पिछले 2-3 महीने का देखेंगे तो ग्राफ देखने पे पता लगेगा, दालों के भाव काफ़ी कम आए हैं, और स्पेशली मूंग की दाल वो लेस देन 80 पे आ गई है। इसी प्रकार से चने की दाल में इसलिए है
कि अभी बुआई का सीज़न था, अब चना जब आएगा तो निश्चित रूप से चने की दाल के भी भाव कम हो जाएगा। 150 रुपये से ऊपर पहुँच गया चना। हाँ नहीं, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि चने की दाल में निश्चित रूप से ज़्यादा है। उसका कारण है कि अभी चना बुआई के लिए काम में लिया लोगों ने, और जहाँ जहाँ बारिश जहाँ चना असिंचित के सिंचाई के आधार पे भी चना बोया जा रहा है। ये जो बड़े घराने रिटेल आउटलेट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बाजार को सीधे नियंत्रण में लेना चाहते हैं। आम आदमी परेशान है इससे, छोटा गरीब जो सब्जी बेचने वाला हो या आम उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं इनका बाजार का नियंत्रण लग रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उनकी निश्चित रूप से रेट्स हाई हैं। जो छोटा व्यापारी है या छोटा जैसे आपने सब्जी वाला है, फ्रूट्स वाला है, वो अपने कम भाव पे देता, तो जो मध्यम वर्गीय या जो आपका गरीब तबका है वो अभी मॉल में या बड़े वालों के पास में जाना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड से खरीदना होगा तो मॉल में ही जाना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से यदि बाजार में दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं जी, पुरानी व्यवस्था चल रही है, साथ साथ में नए मॉल भी आ रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज कई लोग मॉल्स के अंदर जाते परचेज करते हैं। कारण है उनको ये मानते हैं कि जिस वो चाहते हैं जिस ब्रांड का, वो माल उनको अवेलेबल मिल जाता है। खाद्यान्नों की बर्बादी की बात करें तो इस देश में जितना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है उसकी तुलना में देखेंगे, और अगर इंटरनेशनल डाटा को देखें तो बहुत खाद्यान्न बर्बाद होते हैं। हर समय हम विजुअल देखते हैं कि एफसीआई के सड़ गया, हम भी खाने में ज़्यादा बर्बाद करते हैं। केवल मैं एफसीआई या किसी सरकारी संस्था को जो है इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। तो क्या लगता है, खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए देश के पास कोई विचार है, सरकार की कोई कार्यप्रणाली है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि टोटल जो खाद्यान्न है वो हमारा 600 लाख टन के करीब हम लोग प्रोक्योर करते हैं, और प्रोक्योर करने के बाद में आधुनिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको रखने की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि 600 लाख टन अनाज काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। जी। उसमें से पहले, आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, करीब 24,000-25,000 मेट्रिक टन खराब हो जाता था। अब हमें उसको 1300 मेट्रिक टन ले आए हैं। तो ये मान के चलिएगा कि धीरे धीरे इस ओर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और इसी के लिए कि गोदामों में खाद्यान्न खराब नहीं हो, इसलिए साइलोज जो है, स्टील के साइलोज बनाए जा रहे हैं। इनका 100 लाख टन का एक टारगेट दिया हुआ है। हमारी हाई लेवल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके आधार पे साइंटिफिक तरीके से रखने का प्लस साइलोज के निर्माण का प्रावधान। ये तो बात सरकारी स्तर पर हो गई। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, सब्जी वाले की बात कर रहे हैं, होटलों की बात कर रहे हैं, रेस्तरां की बात कर रहे हैं, वहाँ भी खाने बर्बाद होते हैं। आप किसी रेस्तरां के सामने से रात को 12 बजे गुजरिए, किसी 5 स्टार के सामने से 12 बजे गुजरिए, या आम शादी ब्याह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत खाने की बर्बादी होती है। जिस तरह सफाई के लिए सरकार, देश ने अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी आगे हैं, क्या सरकार को इस तरह का विचार कर रही कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो खाना बचाएं, अन्न बचाना, अन्न पैदा करना इससे ज़्यादा जरूरी है? सरकार का कोई अभियान है इस तरह का? ये बिल्कुल आपका सोच सही है, और आपकी बात भी बहुत सही है। शादी विवाहों के दौरान पे या बड़े होटल्स में कुछ वास्तव में खाने की जो बर्बादी, इस पर बने हुए खाने की काफ़ी बर्बादी होती है। लोग जूठा छोड़ते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत अवेयर करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा विभाग भी, ये जो आपका कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जो है, ये इसमें पूरा इसको हम अमल में लाएंगे, किस प्रकार से इनकी बर्बादी को कम किया जाए। अब बात करें सेल की, अभी हम जब किसी मॉल में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो बहुत सारा सेल लगा रहता है, हमेशा सेल चलती है, 50%, 70%। कोई भी जो है उत्पादक अपना सामान सस्ते दर पे तो नहीं देता, लॉस पे तो नहीं बेचता है। तो क्या जब वो पूरे दाम पे बेच रहा होता है, जनता को ठग रहा होता है क्या, जब वो 70% आप देके? तो सरकार की क्या कोई मॉनिटरिंग है इस तरह की, जनता को जो लूटने का नया तरीका है उसको कैसे रोका जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ये सामान्यतः जो मॉल में बिक रहा है और उसके बाद में जो सेल लगती है, सेल में वो थोड़ा तो पुराना होता है, तो कुछ डिफेक्टिव जो इनके पीसेस होते हैं वो इनके जरिए निकालते हैं। बाकी जो ओरिजिनल माल है सही कंडीशन का होता है और बिल्कुल ताज़ा होता है, उसको वो कभी भी, कुछ कंपनियां 365 दिन सेल लगा कर रखती हैं, मैं खुद देखा मैंने। तो उसका कारण ये है कि वो डिफेक्टिव कंपनीज नहीं लगा सकती, कोई कुछ दिनों के लिए लगाते हैं। बड़ी कंपनी कभी, या बड़े माल में इस प्रकार का नहीं है कि हाँ, ये अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे कुछ गर्मी सर्दियों के जो है स्वेटर्स वगैरह है, आपके जैकेट्स वगैरह है, दे कैन बी सेल एट अ लोअर प्राइस इन द समर्स। पिछले दिनों एक मुद्दा उठा सोने के हॉलमार्क का, स्वैच्छिक है अनिवार्य है? अभी लोगों को कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है, अभी तक हॉलमार्किंग बिल्कुल ऐच्छिक है, लेकिन क्योंकि ज्वेलरी या अच्छे ज्वेलर्स जो होते हैं
वो चाहेंगे कि उनकी ब्रांड जो है BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉल मार्किंग होती है, तो उसको विदेशों में प्लस देश में आसानी से अच्छे भाव पे लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। जिन पे हॉल मार्किंग नहीं होती है तो उनके लिए वैसे डाउट रहता है उनको। हालांकि इसमें क्योंकि सर्वे में भी आया है 13% तक जो है मिलावट पाई गई थी, और इसी कारण से नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाया है उसमें इस पे कंपल्सरी करने पे प्रावधान किया गया। महिलाएं, जो हमारे घर की महिलाएं, वो सोने को सबसे बचत का सबसे आसान माध्यम मानती हैं, सबसे सेफ माध्यम मानती हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड और जगह जगह सोचते हैं, लेकिन हम 10 साल पहले जाएं या अभी भी घर में सोने से अच्छा बचत का और सेफ आइटम नहीं है। ऐसे में जब उनको एक खबर लगती है कि हमारा सोना तो नकली था, मिलावट का था, तो जो पिछले दिनों ट्रेडिंग हुई है, क्या सरकार ऐसा कोई ऑप्शन दे रही है कि जो हमारे पास पुराना सोना है, हमारे घर का सोना है, हम उसको ला के फ्रेश ट्रेडमार्क करा लें, उसकी वैलिडिटी चेक करा लें और उसको हम फिर ट्रेडमार्क करा के नए से लोगों को बता सकें कि हाँ अब तक हमारा ये सोना प्योर है? एक्चुअल में इसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा जो हॉल मार्किंग है वो ज्वेलरी बनाने वालों के है। इंडिविजुअल व्यक्ति अपना टेस्ट करा सकता है जाके, जहाँ हॉल मार्किंग की जो है यदि टेस्ट करा के अपना उसके लिखा सकता है कि इसकी ये जो ज्वेलरी खरीदी हुई है, जिससे खरीदा उसके खिलाफ में भी एक्शन होगा, प्लस वो अपना भी पता लगा लेगा कि उसकी ज्वेलरी में मिलावट कितनी। इस तरह के कुछ सेंटर्स खोलने की योजना है जहाँ से जाके हम अपने सोने की गुणवत्ता चेक करा के और तब जिससे भी खरीदें उसके खिलाफ हम जांच करा सकें। अभी लोगों के जागरूक नहीं है क्या इस तरह के संसाधन जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर इस तरह के केंद्र हैं? अभी एक्चुअल में क्या है कि बड़े शहरों में और करीब 400 सेंटर हैं भारत में जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और इवन कोई भी ज्वेलर्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हॉल मार्किंग का लेना चाहता है, एक निश्चित फीस होती है BIS में जमा करा के, और उसके पास में गवर्नमेंट की एड भी मिलेगी, उसको फ़ायदा भी दिया जाएगा कुछ अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वो अपना हॉल मार्किंग करा सकते। अब बात करेंगे गन्ना किसानों का। अभी आपने लोकसभा में जवाब दिया कि गन्ना किसानों का 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया है। सरकार की उपेक्षा क्यों गन्ना किसानों के प्रति? एक्चुअल में सरकार की उपेक्षा नहीं है, ये हमारी सरकार को या हमारे प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद दीजिए कि जहाँ 20-22 हज़ार करोड़ रुपए बकाया था उसको लाते लाते बहुत कम रहा। ये 2014-15 का नहीं है, 15-16 का नहीं, अब ये जो ताज़ा है 15-16 का थोड़ा सा रहा है, 14-15 का भी थोड़ा सा अमाउंट रहा, तो 15-16 का रहा। कुल मिलाकर के स्टेट भी खरीदती है, उनका भी एक चीज इसमें है, हमारी भी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं, देते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो दिया जाता है। यूपी चुनाव में गन्ना एक बड़ा मुद्दा होगा। पश्चिम की बात करें, पूरब की बात करें, गन्ना किसान वोटरों की संख्या में बहुत हैं। तो क्या सरकार की कोई योजना है कि इनको कुछ सब्सिडी दी जाए या उनका भुगतान ज़्यादा से कराया जाए, जल्दी से जल्दी कराया जाए? देखिए, चुनाव के आधार पे नहीं, हमारा तो ये रहेगा कि गन्ना का जो लोगों को, किसानों को या घासकार को जो बकाया है उसका पेमेंट मिले, टाइमली मिले, और इसके लिए करेंगे क्योंकि 4-5 कंपनीज हैं जो वो पेमेंट करने में देरी कर रही है बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंट फाइनेंस या जो भी, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो पेमेंट करें। कब तक के समय ऐसे हम गेहूं बेचते हैं FCI को या किसी को बेचते हैं, तुरंत पैसा मिल जाता है, फसल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। गन्ना किसानों को सहूलियत इस देश में कब मिलेगी कि वो अपना गन्ना बेचें और अगले दिन पैसा मिल जाए उनको? देश में कहीं भी नहीं मिल रहा अगले दिन पैसा। एक्चुअल में क्या है कि गन्ना के बाद में चीनी बनाई जाती है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, फिर ये कहा गया है कि एक निश्चित समय के बाद में ब्याज दिया जाएगा। यदि कोई काश्तकार का पैसा बकाया भी है तो उसको ब्याज सहित लौटाती है कंपनी। जैसे FCI गेहूँ खरीद लेती है, फिर वो जहाँ ज़रूरत होती है उसको बेचती है या अपने सप्लाई चेन में डालती है और किसान का पैसा उसी तरह दे देती है। वो गेहूँ खरीद लेती है, धान खरीद लेती है। या किसानों के लिए, गन्ना का किसानों के लिए क्या सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है कि सरकार उनका जो है खेती करने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, अगर 6 महीने बाद पैसा मिले, 1.5 साल बाद पैसा मिले, तो मैं किसान परिवार से बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकार अगर इस पर विचार कर रही है और कोई रास्ता निकाल सकती है क्या? वैसे एक्चुअल में शुगर डेवलपमेंट फंड का पैसा होता है, जी। उस पैसे को उस कंपनी को ज़रूर दिया जाता है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए। जी। अब उससे कुछ वो चुकाते भी हैं, कुछ करते हैं, लेकिन SDF इज़ द ओनली वे आउट। अब बात करेंगे नोटबंदी की। आपका जो विभाग है नोटबंदी से सीधे जुड़ा हुआ है। हर आदमी कह रहा है कि आटा नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपका विभाग की इतनी तैयारी है कि नोटबंदी से लड़ा जा सके? कंज्यूमर्स कोई भी चीज़, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने एक आर्थिक क्रांति कहूँगा मैं इसको, एक अच्छा कदम, बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके कारण जाली नोट बंद होना, इसी पर आतंकवाद, कई घटनाएं जो जाली नोट तो 15 दिन में ही आ गया दोबारा। नहीं, वो एक्चुअल में जाली नोट जो है
सीमा पार से भी कई आते थे, उन सबको रोकने के लिए ये सारा कार्य किया गया था। और जहाँ तक कंज्यूमर का है, निश्चित रूप से उनकी अभी तक हैबिट नगद लेने की है, और इसीलिए लेस कैश एंड कैशलेस, ये दोनों योजनाएं जो चलाई जा रही है ताकि एक आदमी की हैबिट बन जाए बैंकों के माध्यम से। अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा, जो टैक्स इवेजन होता है सालाना, वो टैक्स इवेजन रुक जाएगा। ये बहुत बड़ा देश के पैसा आने वाला है जिसके आधार पर डेवलपमेंट होगा। 125 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोग तैयार हैं, कितने फीसदी लोग आपके अनुमान के हिसाब से कैशलेस के लिए तैयार हैं? आप देखेंगे जब मोबाइल चलाया था कितने लोग तैयार थे, कितने लोग यूज़ कर रहे थे। आज 100 करोड़ आदमी भारत के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यदि आप जिसको आप समझ रहे हैं मध्यम वर्गीय ये, और हर घर में बच्चे मतलब लड़के जवान पढ़े लिखे मिल रहे हैं, तो इस कारण से इसको निश्चित रूप से ये टाइम लगता है 5-10 साल का, जिसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी में लोगों का विश्वास है और उनकी ये जो योजना अच्छी लाए, इसलिए इस जनता पूरा सपोर्ट कर रही है। और जिसको सालों लगते हैं वो महीनों के अंदर काम होने वाला है। एक मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी ने कुछ जिम्मेदारियां दी होगी, नोटबंदी के बाद हर मंत्री को जिम्मेदारी मिली है, क्या जिम्मेदारियां मिली और कितना निभा पा रहे हैं आप उसको? ऐसा है कि जहाँ भी जाते हैं निश्चित रूप से वहाँ लोगों की प्रॉब्लम भी सुनते हैं, प्रॉब्लम के साथ लोगों को बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और कैशलेस और लेस कैश के लिए उनको तैयार करते हैं। और वास्तव में लोगों का रुझान ज़बरदस्त बढ़ा। आज एक सिंपल सा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हर एक के पास में, पेटीएम का कार्ड, इससे ये लोग बाकायदा मोबाइल से, जो आज का जवान है, दे आर मार्केटिंग और परचेजिंग और जो भी कर रहे हैं इसके माध्यम एक मंत्री के तौर पर आपसे मैं पूछूं कि 8 नवंबर के बाद 5 फायदे जो नोटबंदी से आम उपभोक्ता को, आम आदमी को इस देश के मिलेंगे, तो 5 क्या गिनाएंगे आप? नहीं, उनको पहला फ़ायदा तो ये होगा एक्चुअल में कि नगद ले जाने की बीमारी नहीं रहेगी। यानी जेब में पैसा होगा तो ज़्यादा खर्च होता है, चोरी भी होती है। और तीसरा ये है कि वो जब इसका फ़ायदा समझ आएगा तो आपको एक छुट्टे वोटे की भी तकलीफ नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है कि आम आदमी को कि साहब 10 का छुट्टा नहीं है, तो माल 90 का खरीदा, 100 का नोट दिया, 10 का उसके बाद छुट्टा नहीं, तो उसको मतलब कि 10 रुपये नहीं मिलते। तो इसमें पाई का हिसाब अपना आप। चौथा, बैंक के माध्यम से तुरंत ट्रांजैक्शन दिख जाता है, उसका बैलेंस कितना है, उसी हिसाब से आगे चलना शुरू करता है कि मेरा बैलेंस अब इतना ही रहा है, मुझे क्या खरीदना। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहा है कि कैशलेस के बाद भी उद्योगपतियों को फायदे दिया जा रहा है, बड़े उद्योगपतियों के लोन का विवाद किया जा रहा है और छोटे जो उपभोक्ता उनका पैसा जबरदस्ती जमा कराया जा रहा है। मेरी समझ में टोटली गलत है। ये जिसने भी जो सोचते हैं उनकी सोच बहुत, जिसे कहते हैं पुरानी सोच है या बेकार की सोच कहूँगा। प्रधानमंत्री की नीयत पे कोई यदि शक करता है तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। एक नेक आदमी, इंसान, इसी प्रकार से ईमानदार प्रधानमंत्री साथ में गरीब के लिए काम कर रहे हैं। उनका बेसिक कंसेप्ट ये है कि गरीब को कैसे राहत दी जाए। मजदूरों का जो पैसा बीच में नकदी 5,000 दिखाते देते 3,000 थे, ये सारे अकाउंट्स में जा रहे हैं। जनधन योजना खुलाने के हर एक गरीब आदमी का आज की तारीख में 24 करोड़ लोगों के खाते खुलना कोई मामूली बात है। 24 करोड़ नए खाते खुलना। बात करें अभी लोकसभा सत्र की, पूरा लोकसभा सत्र धुल गया, 2 या 3 बिल पास हुए। आप जब क्षेत्र में लौट के जाएंगे नागौर में, तो जनता पूछेगी दिल्ली में इतने लोकसभा के समय में क्या किया, क्या जवाब देंगे अपने जनता को? हम जवाब देंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग सदन नहीं चलने देना चाहते। आपके विभाग की बात करें, खाद्य उपभोग मामलों में जैसे सब्जी से लेकर राशन, मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पूरा देश, अभी आप कई सारे सर्वे आए हैं, हर जगह मिलावट है, पॉल्यूशन है। क्या कैसे इस मिलावट से लड़ने के लिए कितनी तैयारी है? देखिए, जहाँ तक मिलावट का मामला है, इसमें एडल्ट्रेशन के लिए लड़ने के लिए नए जो बिल आ रहे हैं, वैसे इसमें अलग अलग है। जैसे फूड आइटम्स पे आपका SFFI भी है, इसी प्रकार से फूड सिक्योरिटी वाले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर्स भी देखता है। तो ये सारे इनका काम है कि जहाँ बाकी मेन ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्शन देते हैं, उन्हीं की एजेंसीज के द्वारा इस मिलावट को पकड़ना और लोगों पे केसेस दर्ज करते रहते हैं। दूध का मिलावट हो जाए, किसी में भी,
तो मिलावट एक बड़ा रोग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको दूर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम करते रहते हैं। इन विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, कई लोगों से कहे मैन पावर की बड़ी शॉर्टेज है, जितना बड़ा मंत्रालय है उस हिसाब से मैन पावर, उस हिसाब से संसाधन इस विभाग के पास है नहीं, क्योंकि हर आदमी तक ये मंत्रालय है। लेकिन और विभागों में हम सेल टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, उनके ऑफिस में मैन पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि सेल टैक्स देने वाले लोग कम हैं, इनकम टैक्स देने वाले लोग कम हैं। लेकिन खाना खाने वाला भारत में 125 करोड़ आदमी से 125 करोड़ आदमी खाना खाता है। इनकी तुलना में हम देखते हैं तो विभाग के पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और लोगों की भी कमी है। नहीं, बात कुछ हद तक ठीक है कि स्टेट्स के अंदर वास्तव में टाइमली रिक्रूटमेंट न होने के कारण स्टाफ की कमी आती जा रही है। आदमी रिटायर्ड होते जा रहे हैं, उनकी जगह टाइमली पहले से एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, किस समय हमें कितने आदमी की ज़रूरत पड़ी, पहले से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू करना चाहिए। क्योंकि रिक्रूटमेंट में कई बार माननीय न्यायालयों के द्वारा भी स्थगन आ जाता है किसी न किसी कारण को लेकर के, तो इस कारण से डिले होते जाते हैं रिक्रूटमेंट। केंद्र सरकार कोई एडवाइजरी जारी करेगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यू है। 30% आदमी सिर्फ खाद्य मामलों से बीमार है मिलावटी खाना खा के। क्या केंद्र सरकार कोई पहल करेगी, कोई कॉल सेंटर खोले या इस तरह से कोई सुझाव दे? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी दे सकती है वो, तो क्या इस तरह का कोई विचार है कि भाई जल्दी से करो, नहीं तो आम आदमी मर रहा है? नहीं, यदि जैसा आप बता रहे हैं या कंप्लेंट आती है तो समय समय पे मंत्रालय अपने राज्यों को जहाँ से ये कंप्लेंट आती है उनको हिदायत भी देते हैं, एडवाइज सलाह देते हैं और उनको अनुरोध करते रहते हैं भाई आपके ये आया कृपया इसको। अब बात करें राजस्थान की, आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान ने पूरी सीट मोदी जी को दी थी प्रधानमंत्री बनाने में, लेकिन अब सरकार वसुंधरा राजे की है, उनको भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं, सरकार के इनकम्बेंसी उठे। क्या लगता है लोकसभा में फिर दोबारा वो जो है इतिहास दोहरा पाएगी पार्टी आपकी? मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई ऐसा पिछले 3 साल राजस्थान सरकार को एक भी कोई आरोप, गंभीर आरोप आपकी निगाह में आए तो आप बताएं, क्योंकि कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कहीं किसी प्रकार। मेरी समझ में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाना, इलाकों में जाना, लोगों से मिलना, लोगों की तकलीफ दूर करना, नई भामाशाह योजना, कई योजनाएं ऐसी हैं। शिक्षा विभाग में इतना क्रांतिकारी काम किया है, अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वाला है। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ वहाँ काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे। वसुंधरा जी के कैबिनेट में मंत्री हैं नंद लाल मीणा जी, वो लगातार इसको आदिवासी स्टेट बनाने की मांग करते हैं कि राजस्थान को आदिवासी स्टेट बना दिया जाए। ये हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत विचार हो, मेरी नॉलेज में पूरा है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ कमेंट टिप्पणी करना उचित नहीं। इस तरह के विचार से आप सहमत हैं कि नहीं, तो बता सकते हैं? मेरी समझ राजस्थान एक है, राजस्थान की जो अपनी संस्कृति और राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है, इसका आप किसी प्रकार से आगे कहीं 2 प्रांत 3 प्रांत या कोई मांग करते हैं तो वो उचित प्रतीत नहीं हो रही। नहीं, पूरे राजस्थान को बदलने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान वैसे ही नाम, राजस्थान सुंदर नाम उनका है। कहना है कि मैं तो भाई बोलूँगा, मैंने अपना ईमान गिरवी नहीं रखा है, मैं आदिवासी हूँ और पूरे प्रदेश को, चूँकि इस तरह की इसका भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आदिवासी स्टेट ही बना दो। नहीं, आदिवासी जितने हैं उनके लिए वैसे भी योजनाएं हैं। टीएसपी इलाके के लिए एक से एक शानदार योजनाएं डेवलपमेंट की आ रही हैं और उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। रिक्रूटमेंट में टीएसपी इलाके के लिए अलग से रिजर्वेशन फिक्स है, तो इस कारण से आदिवासियों को राजस्थान में जो लाभ मिल रहा है वो कहीं अन्य पे मेरी समझ में नहीं मिलता। क्यों, मैं एज ए चेयरमैन ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भी कह सकता हूँ कि रिक्रूटमेंट में भी उनको विशेष ध्यान दिया जाता है। खासकर मीणा लोगों का तो बहुत हर जगह मैं नाम सुनता हूँ, तो इस कारण से रिक्रूटमेंट कहीं पीछे नहीं था। तो उनको तो पूरे देश में रिक्रूटमेंट में हमारे राजस्थान वालों का काफ़ी बोलबाला रहता है, आदिवासियों का। चौधरी साहब हमसे जुड़े, हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अनिल।